नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से ही जीएसटी 2.0 का आगाज हो चुका है। ऐसे में जीएसटी 2.0 के आगाज से आज कई सामान जो घरेलू सामान हैं वो सस्ते हो गए हैं। आज जो आम पब्लिक है उसे राहत मिलेगी, कई सामानों पर राहत मिलेगी। टीवी आपकी सस्ती हो गई और बात करें एफएमसीजी के जो सामान है वो सस्ते हो गए, तेल सस्ता हुआ है, दाल सस्ती हुई है, कई ऐसे सारे सामान हैं जो सस्ते हो गए हैं। अब बात देखिए, यहाँ बात करें फूड आइटम्स की बात करें तो वनस्पति मोम की बात करें वो सस्ता हो गया, 18 से अब 5% आपका उस पर जीएसटी। मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स, मक्खन, घी, चीनी, उबली हुई मिठाइयाँ, ये सब सस्ती हो गई हैं। बात करें कंज्यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स की, शैम्पू की बात करें, शेविंग उत्पाद, टेल्कम पाउडर, ये सब सस्ते हो गए हैं, 5% टैक्स पर आ गए हैं। बात की जाए आपको एयर कंडीशनर यानी कि एसी, वो भी सस्ता हो गया है। बर्तन धोने की मशीन सस्ती हो गई है, टीवी सस्ता हो गया है। एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र में भी चीज़ें सस्ती हो गई, जो कि पहले 12 थी, 5 हो गई, कुछ 28 से 18 हो गई। तो अब 2 स्लैब लगेंगे, यानी कि देश में अब 2 स्लैब हैं, पहले 4 स्लैब लगते थे। अब ऐसे में विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है, बहुत सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। हमारे साथ सौरभ साहू जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सौरभ साहू जी। सौरभ साहू जी, एक जो बड़ा फैसला लिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है। आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिल रही है और आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, और ऐसे में आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले समय में भी बात किया जाए तो अगले साल बंगाल में भी चुनाव है, तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चीज़ों को, इस पूरे जीएसटी 2.0 को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि अभी आने वाले समय में सभी राज्यों में लगातार चुनाव है। तो बीजेपी की जो आदत रही है, घोषणा वीर हैं ये लोग, और निश्चित रूप से घोषणा का जो क्रेडिट है उसका इम्पैक्ट तो जब बाजार में आएगा तब आएगा, लेकिन ये उसका क्रेडिट पहले ले लेना चाहते हैं। आपको आज ही बता दूं कि आज से ये लागू हुआ 2.0, और अगर आप बाजार में आज जा करके देखेंगे, मैं सुबह से 2-3 बार बाजार गया हूं, और बहुत बेसिक वस्तुएं जैसे कि पनीर हो गई और घी हो गई, और ये मैंने खुद खरीदा। और मैंने जब दुकानदार से ये आग्रह किया कि आज से तो रेट कम होना चाहिए, जैसा कि पेपर में भी आपने देखा होगा कि 1 लीटर घी के ऊपर आपको 50 रुपए की बचत होनी चाहिए। मैंने जब उसको पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास तो भी अभी माल जो पड़ा है वो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो लागू करने का जो तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है कि बाजार के अंदर अभी इसकी जागरूकता है नहीं। और जिस तरीके से कंपनीज को जो रेट लिस्ट, नया रेट लिस्ट लागू करने की बात पहले कही गई थी कि जब अगर आप कह रहे हैं कि जब रेट कम होगा तो ऊपर से मैन्युफैक्चरर से रेट कम हो करके डीलर, और डीलर के बाद रिटेलर, और उसके बाद ग्राहक को उसका लाभ मिलना है। लेकिन ये वाला जो लाभ है मुझे होता तो दिख नहीं रहा है अभी। और बीजेपी जो कर रही है अभी, वो लगातार इसका प्रचार करने और इसका क्रेडिट लेने के पीछे पड़ी हुई है, जबकि इसका जो लाभ है ये तो जनता को कब मिलेगा ये पता नहीं। निश्चित रूप से बीजेपी इसका प्रचार प्रसार कर उसका चुनावी लाभ जो है वो लेने का प्रयत्न जरूर कर रही है। कि जैसे अभी चीजें लागू हुई, आज से लागू होंगी, तो मार्केट में हो सकता है लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तो अभी हम राजीव जी चक्रवर्ती से पूछेंगे। हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, थोड़ा बहुत किसी को समझने में, लेकिन सहूलियत तो मिली ना। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उसको तो किसी प्रोडक्ट पर 5 रुपए की अगर उसको सहूलियत मिल रही तो बहुत है। जैसे घी की बात करें, अगर 50 रुपए की सहूलियत मिल रही है
तो उसके लिए तो बहुत है। 1 किलो घी पर अगर 40-50 रुपए उसको अगर सहूलियत मिल रही है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इसकी सहूलियत मिलनी चाहिए। लागू करने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने बोला ही कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता तो पहले ही हो जानी चाहिए। जब कोई चीज को लागू करना है, आप नोटबंदी की भी बात कह लीजिए, जिस तरीके से लागू किया गया और उसका क्या हाल हुआ पूरे देश में, वो देख लीजिए। जीएसटी जब शुरुआत में लागू हुआ, हमने, विपक्ष ने, व्यापारियों ने और राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेता ने इसका विरोध किया कि इस तरीके से इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में 2 स्लैब में लागू करना चाहिए। पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन 8 साल तक इन्होंने जनता को लूटा और बेसिक जो चीजें हैं उन पर लगातार इनका जो जीएसटी का रेट बढ़ाने की बात हो या जिस पे 0 रेट रहा हो उसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो, तो ये कार्य इन्होंने किया और लगातार 8 साल तक जनता को लूटा। तो इसका जवाब कौन देगा कि ये 8 साल तक जो लूट मची हुई थी, आज भी आप देख लीजिए कि नोटबुक जो है उसको आप 12% से 18% में ले गए। एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, कॉपी किताब पर तो आपने कम किया, लेकिन नोटबुक जो लिखने की कॉपी होती है उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। उसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसी भी जगह इंडस्ट्री में कोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो आप उसको 5% से सीधे 18% में लेके गए। अब उस पर चाहे वो बिजली का बिल की बात होगी या फिर स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, तो उसके भी रेट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो इन बातों का जवाब कौन देगा? जिस तरीके से जीएसटी शुरुआत में भी आनंद फानन में बहुत प्लानिंग के साथ नहीं की गई, मुझे लगता है कि अभी ये चुनाव के मद्देनजर फिर से इसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी जो है ये इसका प्रोपोगंडा ज्यादा कर रही है और लाभ मुझे लगता है कि सौरभ भाई जवाब भी ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, हम बात करें तो जिस तरह से सौरभ साहू जी आप पर सवाल उठा रहे हैं, आप पर क्या बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, कुछ वर्ष पहले भारत देश में व्यापारी, आम उपभोक्ता, कर्मी, नेता, कृषक सब कोई कहते थे कि ये बड़ा अजीब, ये जो हमारा करारोपण की जो सिद्धांत है बड़ा अजीब है। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, चुंगी टैक्स, तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के 37 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, यूपीए प्रथम और यूपीए द्वितीय में, वो कहते थे कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, हम जीएसटी लाएंगे, शीघ्र ही लाएंगे। और जो माननीय वित्त मंत्री थे तत्कालीन, चिदम्बरम साहब, उनके ब्रीफकेस में वो सजा हुआ था, लेकिन उनको लगता था अगर हम इसे लागू करेंगे, अब चूंकि देश में अगर हम वस्तुओं को देखें, 35,000 प्रकार की वस्तुएं जिसे हम उपयोग करते हैं, जैसे सौरभ जी ने बताया कि कोल, तो मैं कहता हूँ कोल से लेकर पेप्सी कोला, सुई से लेकर हवाई जहाज से लेकर हवाई चप्पल, यानी हर चीज में जो टैक्स के दायरे में लाना कांग्रेस की साहस की बात नहीं थी, क्योंकि उसमें विभिन्न दलों का घटक था। वो दल कहता था इसे लागू करके देखो, कल हम वापस तुम्हारी समर्थन वापस ले लेंगे। तो इसे लागू करने का अगर मादा था तो भारतीय जनता पार्टी में था, और उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, तो उसे लागू करना एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसको लागू करने के बाद उसमें बहुत सारे सिस्टम थे, कुछ विसंगतियां भी थी, बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, लेकिन उन विसंगतियों को दूर करते हुए और क्या लूटा, हमारे मित्र ने कहा लूटा, तो साहब करारोपण करना, उस कर से देश के लिए सड़कें बनती, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, सेना के लिए शौर्य का सामान आता है, तमाम तरह की जो बातें होती है वो करारोपण से होती है। वो कर किसी के घर में नहीं जाता। हाँ, कांग्रेस का मैं हुआ था, जो लिकर स्कैम हुआ था, जो पैसा था, टैक्स का पैसा, वो कांग्रेस कार्यालय में जाता। छोड़िए, आज का विषय दूसरा है। तो करारोपण से देश की संपत्ति और देश का काम होता है, देश का पुनर्निर्माण होता है। तो आज जीएसटी 2 का आगाज हुआ, आज वो शुभ दिन है जब माँ दुर्गा की स्थापना हो रही है, और विभिन्न प्रकार के जो टैक्स का स्लैब था जिसमें महंगाई बढ़ती हुई दिखलाई पड़ रही थी, उसे हमने स्थिर किया। जो खाद्य वस्तु है उसमें या तो 0 कर दिया गया है या उसे 5% के दायरे में लाया है। जो जिससे बाजार चलता है, हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी देखना है, उस बाजार को देखते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, घरेलू बाजार और विभिन्न प्रकार के बाजार, तो उसे 12% किया गया है। और जो जिसमें हमें टैक्स की जरूरत है, जिसे बनाने में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन लगता है, यानी जिसमें बहुत दिक्कत होती है, जैसे मित्र ने कहा कोल, तो उसमें 18% की व्यवस्था की गई, जैसे फर्नीचर से लेकर तमाम चीजें। तो महंगाई का जो बात थी, उस महंगाई के ऊपर किसी ने प्रहार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि देश में औद्योगिक वातावरण,
देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था अगर कहीं से सुदृढ़ रहेगी तो इस करारोपण से रहेगी, जीएसटी ठीक 2.0 है, ठीक से है, रहेगी। ठीक है। गंगेश द्विवेदी जी, बात की जाए तो अभी देखिए कोयले की बात हुई अभी, जैसे कि सौरभ साहू ने भी कहा कि भाई टैक्स लगा दिया गया, वहाँ पर 5% से बढ़ाकर 18 कर दिया गया, लेकिन सौरभ साहू ने आधी बात बताई, पूरी बात उन्होंने बताई। वहाँ उससे सेस को हटा दिया गया है, इसको भी समझिएगा, सेस हटा दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम पब्लिक जुड़ी हुई है, तो इस देखिए अगर कोयले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे उसको भी राहत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आम पब्लिक की एफएमसीजी का सामान है, एग्रीकल्चर का सामान है, जो कि किसानों के लिए है, फर्टिलाइज़र का सामान है, हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी घटी है कई चीज़ों पर, तो ये तो मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक राहत है। भले ही अब आप उसके लिए कुछ भी कह दीजिए कि नहीं जी चुनाव नज़दीक है या चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये घोषणा की गई है, जो मार्केट में जाइए, मार्केट में अभी वो चीज़ नहीं मिल रही है। ये तो थोड़ा जनता को जागरूक होना पड़ेगा और थोड़ा प्रशासन को भी जागरूकता के साथ ये चीज़ लागू करनी पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता एक बड़ा फ़ायदा है? निश्चित तौर पर तत्काल में तो जनता को राहत मिलनी ही चाहिए और ये बहुप्रतीक्षित भी था कि जितने जल्दी हो सके लागू हो, खास तौर पे फूड प्रोडक्ट पे। लेकिन उससे अभी होता कितना असर है ये जो है अभी आने वाले समय में दिखेगा। मुझे लगता है 10 से 15 दिन में या महीने भर के अंदर ये असर आना चाहिए और ये असर अगर आता है तो बहुत अच्छा ही है फूड प्रोडक्ट में, खासतौर पे क्योंकि थाली का बजट हमेशा देखिए जो गरीब वर्ग है उसको तो इतनी राहत मिल गई है, इतनी छूट है, 1 रुपये किलो में अनाज मिल रहा है और उनको यहाँ तो छत्तीसगढ़ में योजना लागू है, महिलाओं को 1000 रुपये, 70 लाख महिलाओं को मिल रही है 1000 रुपये, तो बहुत सारी छूट है उनको। लेकिन मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा पिसा रहा था, टैक्स भी वही वर्ग जमा कर रहा था और वही वर्ग जो है महंगाई का शिकार भी वही हो रहा था। तो ये एक तरह से फिलहाल तो राहत तो मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ और जुड़नी चाहिए जिसको अभी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ही देखना चाहिए। कच्चा तेल जो लगातार रूस से हम आयात कर रहे हैं वो भारी छूट, लगभग 40% डिस्काउंट, बाजार दर से 40% डिस्काउंट में आप कच्चा तेल ला रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें से 1 रुपये की छूट देश की किसी भी मतलब किसी पेट्रोल पंप या डीजल पंप में किसी भी मतलब उसका दाम नहीं घटा। अगर वो दाम घटा दें तो मुझे लगता है ये दर और ये महंगाई और कम हो सकती है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा हिस्सा होता है पेट्रोल डीजल। अगर वो जो कच्चा तेल आप जो और उस पर कुछ कंपनियां, मतलब एक कंपनी ऐसी है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जुड़ी हुई है, उनका नाम हमेशा आता है, उन्होंने ट्रिलियंस में मुनाफा कमाया, यहाँ से रशिया से खरीदा और दूसरे देशों को महंगे उनको बेच के मुनाफा कमाया। हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटा, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर पेट्रोल डीजल का दाम घट जाए तो मुझे लगता है महंगाई और निचले स्तर पर आ सकती है। इसको लेकर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अच्छा यहाँ पर बात करें सौरभ साहू जी, यहाँ बात की जाए कि लगातार अब केंद्र सरकार ने ये भी जब जीएसटी को लेकर बातें की थी तो उसने कहा था आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जाएगा और स्लैब कम हो सकते हैं, ये भी कहा गया था उस वक्त। ऐसा नहीं है, उस समय जब लागू किया गया था तो ये भी कहा गया था कि समय को देखते हुए जनता को भी फ़ायदा दिया जाएगा, और आज की डेट में समय को देखते हुए जनता को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है कि भाई जनता को फ़ायदा मिले। इसमें तो आप लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, कहना चाहिए अच्छी बात है, पब्लिक को बढ़िया सहूलियत मिल रही है। अगर पब्लिक को सहूलियत मिल रही है यानी कि आप लोग खुश हैं, आप लोग यही चाहते हैं ना विपक्ष होकर। देखिए निश्चित रूप से देश के नागरिक होने के नाते भी और विपक्ष होने के नाते भी हम तो यही चाहते हैं कि जो भी योजना लागू हो, सिर्फ जीएसटी की बात नहीं है ये, जो भी योजना लागू हो उसका लाभ तो निश्चित रूप से डायरेक्ट देश के नागरिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि योजनाएं उन्हीं के लिए बनती है। तो उनके लिए ये योजना अगर बनी है तो निश्चित रूप से उनको लाभ होना चाहिए। लेकिन ये पिछले 8 सालों में इस योजना का लाभ कब मिला और किसको मिला, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो बाद में इसका लाभ जनता को देंगे, मतलब पहले इसका लाभ किसको मिला, ये पहली बात। दूसरा, साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये करारोपण की जो नीति है उससे देश सर हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, हमको ये समझाए सौरभ साहू जी। अर्थव्यवस्था हमारी कैसे मजबूत होती है? अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचे
तो कैसे मैं पहुंचे? वही कह रहा हूँ, करारोपण से अगर देश का खजाना भरता है और उससे अगर देश की योजनाएं चलती है तो उसका लाभ मिलना चाहिए, ये मैंने कहा। और भ्रष्टाचार की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, तो आप पूरा देश को उठा करके देख लीजिए। पिछले जो अगर यूपीए के शासनकाल की बात करो और अभी के शासनकाल की बात इनकी करो, तो लगातार सीएजी जैसी संस्था, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं करता हूं, सीएजी जैसी संस्था है, लगातार रिपोर्ट जारी करके ये कहती है कि इतने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, और उसके बाद सीएजी का जो प्रमुख होता है वही चेंज हो जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, जहां 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बननी चाहिए, वहां पर 200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं प्रति किलोमीटर बनने में। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सीएजी का जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी बिहार की बात कह लीजिए आप, 74,000 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं सरकारी खजाने से, जिसका कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये कहां से? आप पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कह लीजिए कि जिन कंपनियों को ठेका मिलता था उनके तरफ से जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से डोनेशन प्राप्त हुआ उसकी बात कह लीजिए। पीएम केयर फंड का आज तक ये हिसाब नहीं दे पाए। तो ये सब भ्रष्टाचार की कमाई है और संस्थागत भ्रष्टाचार ये जो लोग कर रहे हैं उस तरीके की बात है। तो ये कर सौरभ भाई, आपको भी तो पैसा मिला। अच्छा ये बताइए, आज आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, चलिए अब आपने बात उठा दी इसलिए सवाल मैं पूछ लेता हूं। इससे पहले मोदी गवर्नमेंट से पहले 2014 से पहले बिल्कुल ये बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्टी को कौन कौन फंड करता है तो किसके पास था कि पार्टी को फंड होते हैं, ये फंड करता है? कभी देश के सामने ये चीज सामने आ सकती थी? ये मुझे बताइए। निश्चित रूप से जब पहले भी जो संस्थाओं की ऑडिट तो होती ही थी, और ऑडिट अगर होती थी और ऑडिट रिपोर्ट में अगर कितनी बाहर आई बताइए ना, कितनी बाहर आई, कितनी बाहर आई? आप कह लीजिए, आप ऑडिट रिपोर्ट कभी पढ़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से वो वहां पर सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑडिट रिपोर्ट है अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सारी बातें जो है अब इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आप सारी चीज जान गए कि बीजेपी को ये फंड कर रहे हैं, आपको ये फंड कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरीका एक बनाया गया, उससे पारदर्शिता आई। आज इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आप जान गए हैं कि हमारी पार्टी को कौन कौन फंड करता है, वरना आप भी नहीं जानते होंगे पार्टी को कौन फंड करता होगा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, चाहे कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर पॉलिटिकल पार्टी में ऑडिट का कोई नियम बनाया गया है, क्योंकि सीए सर कितना ऑडिट होता है और ऑडिट में क्या क्या होता है आपको नहीं मालूम है? बड़े बड़े लोगों क्या ईडी और सीबीआई छापेमारी कर देती है और एक से एक ऑडिटर बैठे होते हैं वहां पर। पढ़ेंगे, ये बात अलग है कि आप लोग को फुर्सत नहीं है उस ऑडिट रिपोर्ट को उठा करके पढ़ने की, लेकिन सर था नहीं, डालेंगे आप भी नहीं जानते थे। निश्चित रूप से आपको वहां मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते थे और मेरे ख्याल से आपके जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर है वो भी नहीं जानते थे। इस मुद्दे पे अगर रिसर्च करना हो तो निश्चित रूप से बिल्कुल कीजिएगा, जरूरी है, यहाँ पर ये नहीं जरूरी है सर। लेकिन आप लोग जो जनता को अगर सहूलियत सरकार देती है तो उसमें क्यों आप लोग अड़ंगा, उसमें क्यों आप लोग कहते हैं कब मिलेगी सहूलियत, कब घी मिल जाएगा? अरे दूसरे दिन जब घी सस्ता हो जाएगा तो कहेंगे अच्छा जी ये बताइए ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब तो देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और जहां पर उठाना आप चाहिए ना देखिए सर, कि जहां पर लाभ मिलना चाहिए और उसका लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो उसको अगर विपक्ष उठा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? आप ये बात बताएं मुझे। ठीक है, यहाँ हम बात कर राजू चक्रवर्ती जी, देखिए वो तो साफ साफ कह दिया हम तो विपक्ष में, हम तो सवाल उठाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। आप अच्छा काम करो, खराब काम करो। लेकिन एक जो सवाल उठाया है गंगेश द्विवेदी जी ने कच्चा तेल को लेकर कि हम रूस से कच्चा तेल बहुत आयात में कर रहे हैं और खरीद रहे हैं और सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। जनता को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है उस कच्चे तेल का? अगर हम कच्चा तेल अगर यहाँ पर हम पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो सामान और भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ढुलाई का काम अगर सस्ता होता है तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। देखिए, देश में परिवहन के लिए जो पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है तो उसमें दो व्यवस्था की गई। अगर हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, तो एक प्रकार से हम पेट्रोल भी भरवा रहे हैं और दूसरा उसमें अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। आज जो वातावरण है, अगर आप देखेंगे यूरोपियन संघ की भी हालत बहुत खराब है, वो टूट चुका है। यूरो करेंसी जो चलती थी वो टूट चुका है। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का जो विश्व व्यापार में जो दबाव है, तो गंगेश जी ने सही प्रश्न उठाया है, एक भावुक होकर उन्हें उठाया है। लेकिन अगर हमको देश से वेनेजुएला खुद पेट्रोल का उत्पादन करता है, आप देखेंगे रूस पेट्रोल का उत्पाद करता है, बहुत सारे पेट्रोल उत्पाद देश है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो देश को चलाने के लिए, संसाधन को चलाने के लिए, अगर हम पेट्रोल में पहले हमें देश का अपना पैसा टूटता था,
एक समय था जब हम अरब के ऊपर निर्भर थे। आज हम पेट्रोल से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया टनल्स बन रहे हैं, हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बड़े बड़े युद्धपोत खरीद रहे हैं, चिनोक खरीद रहे हैं। तो उसमें पेट्रोल की भूमिका है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं। और स्लैब देखिए, अभी ये शुरुआत है। जैसे जीएसटी को कम किया गया है 2 में, उसमें खाद्यान्न पदार्थ और दवाओं में बहुत राहत दी गई है, और शीघ्र अतिशीघ्र नया बैच भी आ गया है, और व्यापारियों से कहा गया है कि एमआरपी से कम में बेचिए और उसका क्रेडिट इनपुट लीजिए। लेकिन एक चीज़ है, क्या राजीव चक्रवर्ती जी, एक चीज़ मैंने देखी, मैं नाम नहीं लूंगा वरना प्रचार हो जाएगा। मैंने एक साबुन का रेट देखा था, और उस रेट वो देखा था कि जैसे 4 साबुन बल्क में, जैसे 4 साबुन लोग खरीदते हैं, उसका रेट था 165 रुपये आज से 2 महीने पहले। फिर मैंने देखा उसका रेट 2 महीने बाद देखा तो 180 हो गया जी। आज जीएसटी घटा दी गई जी, नहीं घटा दी गई। नहीं, देखिए GST घटाने सुनिए ना, का आज सिलसिला देखिए कैसे मेरी होता बात तो है। सुनिए ना। जी, उस साबुन कंपनी को तो कोई घाटा नहीं हुआ, चीजें तो वहीं के वहीं हो गई। अगर आप 5% की भी बात करेंगे, नहीं की बात करेंगे, तो 165% पर ही 4 साबुन हम खरीद रहे हैं। नहीं देखिए 165 पर ही खरीद रहे हैं। हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी रहती है। जो कंपनी अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वांटम पे बात करती है, और कंपनी को अगर बाजार में टिके रहना है, तो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। आज जो बाजार की व्यवस्था है, ये जो भी कहा जाता है प्रतिस्पर्धा सर, ये भी नहीं, कहा जाता है निश्चित कि रूप से आपको इसका असर कल परसों से जो नए उत्पाद आ रहे हैं, जिसमें कच्चा सामग्री नहीं वो नहीं, ये कम नए दर पे उत्पाद तो आ रहे हैं, खरीदेंगे। लेकिन जैसा 15 कि दिन के अंदर आपको असर एक सवाल जो दिखेगा। राजीव चक्रवर्ती जी ने उठाए कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा पुराना सामान है। जी, अब पुराना जो सामान है, पहले का सामान है, तो उसको क्या उसी रेट पर बेचेंगे क्या ये लोग? उतने नहीं GST पर बेचेंगे? उसमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट दिया जाएगा, वो कम दर पे आपको दिखेगा 10 दिन के बाद। भाई सामान उनका परसों और का है, अभी नरसों का, भी उससे में क्या दिखना मतलब? शुरू हो चुका है। अभी हमारे मित्र कुछ खरीदने गए थे, घी खरीदने गए थे। कल हमारे मित्र चाय पत्ती खरीदने गए थे, जिसमें 70 रुपए प्रिंट था, उसे 50 रुपए पे दिया गया। इसलिए दिया गया कि वो कंपनी थी, उस कंपनी को जीएसटी से इनपुट मिल गया, क्रेडिट इनपुट, कि आप कम दर पे बेचिए। और जो फ्रेश बैच होगा, जो जिस बैच की आज से शुरुआत होगी, मान लीजिए साबुन है, वो अपने संसाधन से आज वो साबुन बनाएगा, तो वो जो कच्चा मटेरियल और ये उपयोग जो करेगा, जो तो आज आने साबुन वाले 10 बनाएंगे। दिन बाद जब वो नहीं, मार्केट आज में साबुन- आएगा, नहीं, सुनिए हाँ, आज ना। हो सकता है पुराने दर पर होगा। हाँ नहीं, तो ये क्यों हो रहा है? यही तो व्यवस्था है। ठीक है गंगेश जी, यही तो व्यवस्था है ना। व्यवस्था तो पूरी यही है कि आज जब भाई आज से सस्ता हुआ तो लोग तो आज ही मांगेंगे ना भैया कि हमें घी सस्ता दो, है हमें तेल सस्ता दो। अब तुम नहीं दोगे तो भाई वहां पर फिर बहस होगा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं जब देश में लागू हो गया है। नहीं जी पुराना है, तुम पुराना हो चाहे नया, उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो अब जीएसटी हो गया तो अब हमें दो ना। मतलब अब हम 1 महीना होल्ड करें, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ गंगेश जी, आपका सवाल एकदम जेन्युइन सवाल है। घोषणा हुए भी करीब 15-20 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है इस बीच में सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी। सरकार की तरफ से सारी चीज़ें सारे व्यापारियों को और उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को जीएसटी का सारा चले जाना चाहिए था कि हम ये योजना इस तारीख से लागू कर रहे हैं। उस दर घट जाए, अगर घट नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है सरकार और उद्योगपतियों या व्यापारियों के बीच। तो वो गैप को बहुत तेजी से खत्म करेंगे तो होगा। क्योंकि देखिए जिस दिन घोषणा हुई उस दिन इन्हीं के एक मंत्री ने भी आशंका जताई थी कि ये लागू हो, लागू हो पाएगा और कितने जल्दी लागू हो पाएगा, इसको लेकर आशंका है। तो ये आशंका जितने जल्दी खत्म हो, जितना जल्दी कम्युनिकेशन हो सके। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बाजार में दर को लेकर या रेट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोल सरकार का नहीं है। अब आप जैसे मान लीजिए 5% जीएसटी घटा रहे हैं, तो अगर जैसा भी उन्होंने सवाल उठाया सौरभ जी ने कि 180, आप ही ने बोला ना कि रेट 180 रुपए हो गया था बढ़ के, आज वो 185 रुपए कर देंगे 5%, और उसका अभी जैसे जीएसटी लागू होगा आप उसको घटा लीजिए तो आके 180 सवाल तो यहीं पर है, सवाल तो यहीं पर राजू चक्रवर्ती जी, सवाल तो यहीं पर है कि राजू भाई कि आप कह रहे हैं नया प्रोडक्ट, अब नया प्रोडक्ट ला रहे हैं हम, अगर नए दाम पर लेकर आएंगे नया प्रोडक्ट, हमें तो वो तो अपना फायदा निकाल लेंगे ना, जनता को क्या फायदा होगा? नहीं जनता को फिर वहीं पर आ गई ना। नहीं जनता को फायदा हो रहा है, अभी दिखना शुरू हो गया। आप देखेंगे दवाओं में जो नया बैच आ रहा है उसका रेट पहले से ही डिक्लेयर हो गया है। जो IDBI है, जो PPPI है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी ढंग से बता दिया है, हर
हर उत्पाद कम करना शुरू कर दिया है। हाँ। और जो साबुन की भी जो निर्माता कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, वो विज्ञापन देना शुरू कर दिया। अमूल ने विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। लिप्टन कंपनी ने विज्ञापन दे दिया है कि हम चाय की नई दरें उन्होंने घोषित कर दी है। तो देखिए प्रतिस्पर्धा है, तो अगर ज्यादा मूल्य पर बेचेगा लोग उसको नहीं खरीदेंगे, और जिसको शौक है कि महंगे उत्पाद खरीदना है अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, कंट्रोल है। प्रशासन ड्रग प्राइस को क्या कंट्रोल कहा एक्ट, यहाँ पर जो एजेंसियां हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट है, फूड कंट्रोल एक्ट है, और उसके ऊपर जो मार्केटिंग के भी जो कंट्रोल अथॉरिटी है, वो इसका समय समय पर ध्यान देते हैं। और जीएसटी डिपार्टमेंट भी सौरभ साहू जी जल्दी से 10 सेकंड मुनाफाखोरी करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाया जाता है। धीरे सारी चीजें हो रही हैं, 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। कोई भी नियम आता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और तुरंत नहीं हो जाता। जब जीएसटी का भी नियम आया तो थोड़ा समय लगा, तो ऐसे में समय लगता है सर, और 10 दिन लगेगा जैसा कि बता रहे हैं साहू जी की, चक्रवर्ती जी की भाई अभी 10 दिन लगेगा, तो 10 दिन लगेगा लेकिन सहूलियत मिलेगा। राजीव भाई खुद ही कंफ्यूज है, पहले उन्होंने 10 दिन बोला, फिर 1 महीने बोला। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया वो सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी जो है उनके पास इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो डेफिनेटली ये बेस प्राइस को बढ़ा देंगे। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो बाजार में पूरी कंपनीज फैली हुई है, तो ये बेस प्राइस बढ़ा देंगे। इस पे कौन कंट्रोल करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, दवा वाली बात राजीव भाई कर रहे थे, तो मेरे पास 10 क्लाइंट ऐसे हैं आज जिनका सुबह से फोन आ गया, जिनको ऊपर से प्राइस लिस्ट अभी तक नहीं मिली। तो ड्रग कंट्रोल एक्ट है, लेकिन उनके पास अभी तक कंपनी से जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास से जो रिड्यूस्ड रेट लिस्ट है वो अभी तक नहीं पहुंची है। वो लोग खुद ही कंफ्यूज है कि हम अगर मिल जाता है तो खुश है ना, अगर मिल जाता है तो खुश है ना, तो अगर मिल जाता है चक्रवर्ती जी तो खुश है ना, तो डेफिनेटली खुश होना ही चाहिए हमको, साहू उसमें जी कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें हाँ, लागू तब फिर करने खुश के है ना, तरीके तब आप से कहेंगे ना नहीं तकलीफ है और अच्छा हम काम उसी का हो गया विरोध कर रहे है। हैं। जब जनता को सामान सस्ता मिलने लगेगा तब आप साहू जी कहेंगे ना बहुत बढ़िया काम हो बिल्कुल, रहा है। बहुत बढ़िया। हम जहाँ तारीफ करनी है वहाँ करेंगे ही, हमें तो लागू करने के चलिए। तरीके से प्रॉब्लम है। चलिए, हम बार बार ये वही हम कह उम्मीद रहे हैं। करते हैं हम साहू जी आपको सुनेंगे एक बार कि तारीफ करती है कि नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी को सुनेंगे जब कि लाभ मिलेगा तारीफ तो करती है कि नहीं करती है। अभी तक तो फिलहाल सवाल ही उठा रही है और ये सवाल कब तक उठाएगी ये भी देखना होगा। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि भाई मार्केट के अंदर कब तक जनता को सहूलियत मिलना शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर सहूलियत मिलने लगी है, कुछ लोगों को सामान दिया गया है, लेकिन अभी कई लोग ऐसे हैं जो असमंजस में है, उन्हें सामान भी नहीं दिया गया। और कई मार्केट के लोग के अंदर भी अभी असमंजस बरकरार है। कुछ लोगों का कहना भैया पुराना सामान है, जब नया सामान आएगा, प्रोडक्ट आएगा तब हम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पुराना सामान है तो फिर जीएसटी जो लागू हुआ है तो पुराने सामान पर भी लागू होगी, अगर वो मार्केट के अंदर है तो। अगर वो मार्केट के बाहर है तो फिर वो आप जानिए, लेकिन मार्केट के अंदर है तो फिर उस हिसाब से ही तो लगेगा सामान, तो लोग उसी हिसाब से लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।